बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के लिए। बेसिकली बहुत से बच्चों ने डिमांड की थी कि सर आप इकोनॉमिक्स का हमारा जो प्रीबोर्ड एग्जाम होने वाला है अभी 2022-23 के सेशन के अकॉर्डिंग इसके लिए एक सैंपल पेपर को अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इसी संबंध में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का आपका जो प्रीबोर्ड एग्जाम होने वाला है 15 दिसंबर 2022 को। ठीक है, इसके एक सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा आपको आपके प्री बोर्ड के ऑफिशियल एग्जाम में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा का पूरा पेपर रहेगा इसे मैं आपको कंप्लीटली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इवन जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे आंसर प्रोवाइड करने जाएंगे, यानी कि सभी बच्चे इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखिएगा। ठीक है, और ये जो आपका पेपर है ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाओगे तब भी आप इसे दोबारा से एज ए प्रैक्टिस पेपर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पैटर्न एंड सिलेबस ऑल्सो सेम ही होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंट्रो। अब एक बार हम अपने पेपर के पैटर्न को यहाँ पे समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का आपका पेपर आने वाला है। तो टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी और अधिकतम अंक हमारे जो है वो 80 होने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम सामान्य निर्देश एक बार पढ़ते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर होगा प्री बोर्ड का हो या फिर बोर्ड का, दोनों एक ही है। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो पेपर है वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होगा, दो सेक्शन होंगे। एक होगा आपका खंड ए यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और एक होगा खंड बी यानी कि भारतीय आर्थिक विकास यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये जो पेपर है इसमें आपके टोटल जो प्रश्न है वो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक एमसीक्यू होंगे, नहीं। इसमें क्या होगा कि पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10, ठीक है, 1 से लेके 10 ये एमसीक्यू आ जाएंगे। ये आपकी जो फर्स्ट बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, इससे हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको पैटर्न समझा ही देता हूँ अच्छे से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक इसमें आ जाएंगे टोटल आपके ये 10 एमसीक्यू। ठीक है, फिर आगे दिया हुआ कि 3 अंकों के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब इसी में से मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर जो 12 रहेगा ये आपके 3 मार्क्स के आएंगे, 2 क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको एक क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। ध्यान से समझते चलिएगा सभी बच्चे। ओके, उसके बाद इस प्रश्न पत्र में 4 अंक के 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल हमारे क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 ये कौन से होंगे, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन वो रहेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर 2 क्वेश्चन जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 एंड 17 ये आएगा आपका 6 मार्क्स का। इसमें भी एक में चॉइस मिलेगी और 4 मार्क्स में भी, यानी कि जो आपका 3, 4, 6 नंबर के जो क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। और इसी तरीके से आपकी जो सेकंड वाली बुक है भारतीय आर्थिक विकास की, इसमें भी इसी तरीके से आपका जो पेपर का डिवीजन है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होंगे सारी की सारी। तो देखो हम क्या करेंगे बच्चों कि इस पेपर को हम बेसिकली 2 पार्ट में समझेंगे। ये आज का हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम आपका खंड नंबर ए यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले। रही बात पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा उतनी ही जल्दी हम यहाँ पे आपके लिए पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक है, पार्ट 2 का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर थोड़ा वेट कीजिए, नोटिफिकेशन आपके चैनल आपके मोबाइल पे आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दूंगा, बहुत सारे रिसोर्सेज है आपको पार्ट 2 देखने के। ठीक है, बस करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, और जैसे ही बनेगा मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए एक बार आप सभी देख लीजिए, इंग्लिश में जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ आपके इस तरीके से होने वाले हैं और आप इन सभी चीजों को इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बच्चों कंप्लीटली इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन नंबर ए आ गया है, यानी कि खंड ए है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक। तो इसके संबंध में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा हमसे। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कथन वाला, जिसमें आपसे कथन पूछा जाएगा और 2 कथन दिए रहेंगे, उसमें से आपको समझना है कौन सा गलत कौन सा सही, इस तरीके। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अच्छा देखो, जितने बच्चे लाइव सेशन में जुड़े हैं या जो बच्चे बाद में भी आंसर कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, वो सभी हर एक क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन वाइज जरूर करें। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ मैंने भाई इकोनॉमी की कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि यहाँ पे कथन दिए हैं। सबसे पहला कथन दिया हुआ है, कथन में हमसे कहा गया है कि व्यय विधि से जीडीपी ज्ञात करते समय आयात पर होने वाले व्यय को घटाना होता है। दैट मीन्स यदि आपको व्यय विधि से जीडीपी ज्ञात करनी है तो इसके लिए क्या करना होता है, जो भी आयात पर व्यय हुआ है उसको माइनस करना होता है, घटाना होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा जो कथन है वो कैसा है,
राइट है। कथन 2 कहता है कि विदेशों से आयात की गई जो वस्तुएं होती हैं, जो सेवाएं होती हैं, इन सभी के मूल्य को उनकी उत्पत्ति के देश की जीडीपी में जोड़ा जा चुका होता है। ठीक है, यानी कि विदेशों से जो भी वस्तु आयात की जाती है, वो वस्तुएं हो चाहे सेवाएं हो, उनका मूल्य जो है वो उनकी उत्पत्ति वाले देश की जीडीपी में जुड़ चुका होता है। तो ये चीज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा कथन भी सही, मतलब पहला कथन और दूसरा कथन ये दोनों ही सही है। ठीक है, तो इसमें से अब हम कौन सा ऑप्शन चुनेंगे बच्चों जिसमें हमारे दोनों कथन सही है? बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। ओके बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा। पहले स्टेटमेंट 1 दी हुई है, एक्सपेंडिचर इन ऑन इंपोर्ट्स हैज टू बी सब्ट्रैक्ट व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि राइट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं इजीली, मैं आपको सीधा सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 राइट है, सेकंड भी राइट है, दैट मींस यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट। ओके, पहला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला आएगा। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण में शामिल है। अर्थात देखो कर दो तरीके के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। ठीक है, अब देखो प्रत्यक्ष यानी कि जो आप अपनी तरफ से देते हो। ठीक है, जैसे कोई इनकम टैक्स वगैरह होता है, इस तरीके से जो आपका पैन कार्ड वगैरह बनाया जाता है, वो इसीलिए तो बनाया जाता है आपके प्रत्यक्ष कर के लिए। अब अप्रत्यक्ष कर यानी कि जो आपको वस्तुओं सेवाओं के बाद सेवाओं से दिया जाता, सेवाओं के बदले आप देते हो। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा इसमें से? आयकर इसका उदाहरण। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड दैट इज इनकम टैक्स, इसको बोलते हैं। ओके बच्चों, देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको समझना है कि मशीनों का आयात भुगतान शेष के डैश खाते के डैश मदों में शामिल होता है। मतलब क्या है भाई, देखो मशीनें जो भी आयात की जाती है, उनका जो भुगतान शेष है वो किसके खाते में होता है और किस मद में शामिल होता है? बेसिकली किस में शामिल होता है, मतलब शेष जो किस में शामिल होता है? चालू खाते के डेबिट मदों में शामिल होता है। ठीक है, ये है सिंपल सा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इजीली आप इसे यहाँ से इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछा गया है, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति के पुनर्विक्रय प्रस्ताव के तहत प्रतिभूत क्रय करते हैं। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखिए ये वह दर है, यानी कि किसी यहाँ पे दर की बात की गई है। ठीक है, वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके, दैट मीन जो व्यावसायिक बैंक होती है वो सेंट्रल बैंक के पास में अपना जो भी अतिरिक्त फंड होता है, पैसा होता है, उसको जमा कर देती है। तो इसके बाद जो केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति या फिर जो पुनर्विक्रय प्रस्ताव है, ये किसके तहत प्रतिभूत किया जाता है? ठीक है, किसके द्वारा होता है ये भी? ठीक है, आपके ये 4 ऑप्शन है, इसमें से जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? रिवर्स रेपो दर। ओके, इंग्लिश में आप देख सकते हैं इस तरीके से, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा इसका। इस तरीके से आप चाहो तो इसे पढ़ लो, द रेट at which commercial banks deposit their excess fund with the central bank and purchase securities under the offer for resale of government securities from the central bank। तो यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं। अब इन कथनों पर आपको विचार करना है, समझना है, फिर आपको ऑप्शन को चूज करना है। देखिए क्या पूछा गया है, केंद्रीय बैंक के कार्यों के संबंध में जो कथन दिए गए उससे विचार करें। तो केंद्रीय बैंक बेसिकली नोट निर्गमन का एक अधिकार अर्थात वैधानिक मुद्रा का एक जारीकर्ता बैंक है। दैट मींस जो भी वैधानिक मुद्रा होती है उसको जारी करने वाला बैंक होता है। ठीक है, सेकंड क्या है कि ये सरकार का बैंकर है, अभिकर्ता एवं सलाहकार भी है, यानी कि सरकार के लिए ये एक बैंक के रूप में भी कार्य करता है, अभिकर्ता के रूप में भी कार्य करता है, सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। किस मामले में? वित्तीय मामले में। साथ ही ये बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षक होता है। जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं और नॉर्मल लेवल पे, ये उनका सबसे बड़ा हेड है। ठीक है, ये बैंकों का बैंक है और उन सभी का जो इनसे निचले स्तर पे आते हैं उनका पर्यवेक्षक भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा है कि विदेशी मुद्रा का एकमात्र संग्रह और संरक्षक, यानी कि अगर आपको विदेशी मुद्रा संग्रह करनी है या लेनी है, वट एवर यू वांट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मनी, तो उसके संबंध में केवल केंद्रीय बैंक ही कार्य करती है। ठीक है, ये संग्रह और संरक्षक दोनों है। तो बच्चों में यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारे ये चारों ही कथन केंद्रीय बैंक के कार्यों के संबंध में सही है। ठीक है,
पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। तो देखिए सही विकल्प का हमें चयन करना है, तो कौन सा राइट हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बेशक ले रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से समझा दिया जाए। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक्स के फंक्शंस कौन कौन से हैं? पहला भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड एंड फोर्थ ऑल्सो राइट। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा गया है। 6 में हमसे पूछा गया है कि राजस्व व्यय में शामिल नहीं है। अर्थात देखो व्यय कई तरीके के होते हैं, तो इसमें एक है राजस्व व्यय। तो राजस्व व्यय में इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो शामिल नहीं? तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तो क्या समझ में आ जाएगा कि राजस्व व्यय की क्या विशेषताएं हैं। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएंगे और एक आपका एमसीक्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब एक ही साथ आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए राजस्व व्यय जो है पहले हम ये देख लेंगे इसमें शामिल कौन सा। तो सबसे पहले इसमें शामिल होता है कि ये सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं उसमें ये वृद्धि नहीं करते। और दूसरा शामिल है इसमें कि ये सरकार के दायित्व में कोई कमी नहीं करते, जैसे कि ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने पर व्यय आदि। ठीक है, तो ये क्या है? ये राजस्व व्यय में शामिल है, तीनों की तीनों, ए सी डी ये तीनों इसमें शामिल है। अब शामिल कौन सा नहीं है? बी वाला इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, रेवेन्यू इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप में आ गया, इकोनॉमिक है तो मैथमेटिक्स के संबंध में आएगा क्वेश्चन पक्का है। देखिए यदि व्यापार शेष 400 रुपए का घाटा दिखाता है, व्यापार शेष यदि आपको दिखता है कि 400 रुपए इसमें हमें नुकसान हुआ है, घाटा दिखाता है, तो दृश्य आयात रुपए 1200 है। यानी कि देखो जब व्यापार शेष जो है वो आपको 400 रुपए का घाटा बताता है, ठीक है, कि 400 रुपए का घाटा हुआ है। अब उसमें दृश्य आयात रुपए जो है वो 1200 है। ठीक है, तो 1200 के लिए हम कितने निर्यात करेंगे अभी के लिए? तो सिंपल सी बात है, कितने करेंगे यहाँ पे हम? 800 करेंगे। कितना करेंगे हम? 800 करेंगे। ओके, अब इसी तरीके से आपसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, 800 यहाँ पे करने वाले। ओके, वेल अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे देखिए क्या है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी कि अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, हाँ देखिए अभिकथन दिया गया है। अभिकथन ए कहता है कि मुद्रास्फीति का अंतर आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग वक्र और 45 लाइन के बीच क्षैतिज दूरी है। मतलब क्या है भाई इसका? मतलब सिंपल सा है, समझ गए क्या मतलब है? कि मुद्रास्फीति का अंतर आय के पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग के वक्र की ओर कितना है? 45 लाइन के 45 लाइन के बीच क्षैतिज दूरी पर है। ठीक है, यानी कि अभिकथन क्या है हमारा? अभिकथन यहाँ पे हमारा सही है। तो अब देखते हैं कथन क्या कहता है। कथन दिया हुआ है कि सरकार मुद्रास्फीति में अंतर को ठीक करने के लिए संकुचन राजकोषीय नीति का उपयोग करती है। ये गलत है। ठीक है, सरकार ऐसा नहीं करती। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि हमारा अभिकथन ठीक है, लेकिन हमारा जो कारण है कह लो या फिर कथन कह लो, आर कह लो, ये तो ठीक है लेकिन ये वाला गलत है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन 8 में डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि ए राइट है और आर यहाँ पे सही नहीं है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ओके बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि असेसन जो कहता है वो राइट कहता है, लेकिन रीजनिंग या फिर रीजन कह लो या फिर कथन कह लो वो गलत कहता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है बच्चों, हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका भी आंसर हम इजीली निकाल देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं होता है? दैट मींस इनमें से ऐसा कौन सा है जो कि भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं है? घरेलू आर्थिक सीमा आप समझ रहे हो ना, कि भारत की ऐसी कौन कौन सी सीमाओं के संबंध में कुछ बातें हैं जो इसकी घरेलू आर्थिक सीमा के संबंध में इसमें से नहीं है। यानी कि कुछ है जो इसमें है, लेकिन कुछ है, एक ऐसा है जो इसमें नहीं आता है। तो जो है पहले उसे समझ लो। समुद्री सीमा बिल्कुल है, क्योंकि भारत के आसपास बहुत सारे समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी वगैरह भी है। ठीक है, उसके बाद भारत में स्थित जो विदेशी बैंक की शाखाएं हैं ये भी घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत आती है। साथ ही विदेश में स्थित जो भारतीय दूतावास है ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन नई दिल्ली में स्थित जो विदेशी दूतावास है ये भारत के घरेलू आर्थिक सीमा के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, तो अब आप समझ गए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा भारत की घरेलू आर्थिक सीमा में शामिल नहीं है? तो वो है हमारा नई दिल्ली में स्थित विदेशी दूतावास। सिंपल सा। ओके,
अब इंग्लिश में देख लीजिए, इस तरीके से हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, वेल आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, ये भी एक आपका मैथमेटिक्स टाइप में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि वास्तविक सकल देशीय उत्पाद 200 रुपए है, ध्यान से समझिए, यदि वास्तविक सकल देशीय उत्पाद कितना है हमारा 200 रुपया है, ठीक, और मौद्रिक सकल देशीय उत्पाद कितना है 210 रुपया है, ठीक, 10 रुपए का डिफरेंस है, और सूचकांक का आधार है 100, तो यहाँ पे कितना होगा, क्या कितना होगा, जो सूचकांक है वो कितना होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए किस तरीके से आप इसे मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, जो भी आपका फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बी आंसर आएगा इसका 105। कितना आएगा 105 इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब जो बच्चे जिस चीज का इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से कि सर अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को, तो लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कुछ इस तरीके से आया हुआ है। देखिए 11 क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर कितना है 1200 करोड़ रुपए। ध्यान से समझते चलिएगा क्वेश्चन को, आपको मैं सॉल्व करके बताऊंगा अच्छे से, ध्यान से समझिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं। देखो एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर कितना है 1200 करोड़ रुपए। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि इसे आप एमपीसी कह सकते हो, सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि इसे आप एमपीएस कह सकते हो। तो इसका अनुपात कितना है 3:1 है। अर्थव्यवस्था के नए संतुलन स्तर जो कि 20,000 करोड़ है, इसके लिए कितने अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या करना है, निवेश निकालना है बेसिक। अब इसके अकॉर्डिंग चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है बच्चों, हमें दिया गया है यहाँ पे 20 करोड़, यानी कि जो भी खर्चा है उसके बारे में 20 करोड़ दिया गया, और जो हमारा अनुपात है यानी कि एमपीसी अनुपात में एमपीसी एमपीसी अनुपात में एमपीएस, ये कितना है 3:1 है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, एमपीसी का फॉर्मूला और एमपीएस का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि ये तो बेसिकली वही होगा जो हमने अभी देखा है। तो अब हमें ये निकालना है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, तो नई संतुलित आय हमें निकालनी है। तो इसके लिए हमने क्या किया, कितनी हमारी, सॉरी मतलब निकालना तो हमें टोटल क्या है, निवेश निकालना है। आय हमारी 20,000 करोड़ है, सॉरी 20,000 हाँ करोड़ रुपए है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है और उसके बाद में हमने माइनस कर दिया। क्या माइनस कर दिया, जो हमारी नई वास्तविक आय थी, नई संतुलित आय थी, इसको हमने माइनस कर दिया है किससे, जो हमारा संतुलन स्तर वाला रुपया था इससे माइनस। ठीक है, तो माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 8,000 करोड़ आएगा। अब उसके बाद ये जो आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद में कुछ इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, जितना निवेश है वो होगा हमारा 2,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अतिरिक्त निवेश की कितनी आवश्यकता होगी, यहाँ पे हम कहेंगे 2,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता हमको पड़ेगी, सिंपल सा। ठीक है, अब इसी को अब वैसे आपको मतलब इसमें फॉर्मूला ही पुट करना है, तो आप इजीली इसे पढ़ सकते हो, मैंने आपको बता दिया है हिंदी में, और इंग्लिश में तो आप समझ ही गए होंगे। वेल क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन में हम बात करते हैं 12 की। 12 में बच्चों हमसे पूछे गए क्वेश्चन में है, आपको यहाँ पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला आपको बताना है कि व्यापार शेष क्या होता है, फिर आपको बताना है भुगतान शेष में घाटे का क्या मतलब है, फिर आपको समझाना है कि स्थिर विदेशी विनिमय दर क्या होती है। तो यानी कि ये तीनों ही क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के यहाँ पे होने वाले। ठीक है, चलिए समझते हैं एक एक करके। तो आप एक ही बार में हर एक क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार शेष की। तो बेसिकली व्यापार शेष के संबंध में आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे, आइए समझते हैं। व्यापार शेष तो किसी देश के सामान्य निवासियों और शेष विश्व के बीच दृश्य मदों यानी कि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात में अंतर। देखो व्यापार शेष का मतलब क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर देश के निवासी और जो बाकी विश्व के बीच में दृश्य मद यानी कि जो वस्तुएं हैं, इसका आयात और निर्यात में जो अंतर होता है उसे हम व्यापार शेष कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, चाहे निवासी हो या फिर कंट्री की बात कर लेते हैं, तो जो भी आयात निर्यात में अंतर है उसे हम व्यापार शेष कहते हैं, एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, सेकंड है कि भुगतान शेष में घाटा, अर्थात भुगतान शेष में घाटे का क्या। तो देखो जब स्वायत्त प्राप्तियों का मूल्य स्वायत्त भुगतान के मूल्य से कम हो जाता है तो भुगतान शेष में घाटा का, मतलब स्वायत्त प्राप्तियों का मूल्य मान लीजिए आपका 100 रुपए है, ठीक है, और आपको भुगतान का मूल्य मान लेते कितना पड़ता है 90 रुपए। ठीक है,
एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जो आपका स्वैत भुगतान है वो मान लेते हैं कि आपका 100 रुपए है, ठीक है, ये हो जाएगा। और जो स्वैत प्राप्तियों का मूल्य है ये आपका 90 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भुगतान है ये कम पड़ गया, तो इसी को कह देते हैं भुगतान शेष में घाटा। जो देखो मान लेते हैं आपको क्या था, 100 रुपए देना था, ठीक है, लेकिन आपके पास 9 रुपए आया है, ठीक है। अब उसमें आपको 10 रुपए जेब से लगाने होंगे, तो इसे कहते हैं भुगतान शेष में घाटा। ये आपके नॉर्मली देखा भी होगा कि आप कोई सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 11 लाख का लॉस हो गया, तो उसमें आपको 1 लाख अपने घर से जेब से लगाना पड़ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। थर्ड ये है स्थिर विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, तो आइए समझिए। बेसिकली वह विदेशी विनिमय दर जिसका निर्धारण या तो देश की सरकार करे या फिर मौद्रिक अथॉरिटी, कौन है हमारी इंडिया की मौद्रिक अथॉरिटी, केंद्रीय बैंक करे, उसे स्थिर विदेशी विनिमय दर कहते हैं। तो सिंपल सा क्या है स्थिर विदेशी विनिमय दर, सिंपल सा है कि एक ऐसी विनिमय दर, वह विदेशी विनिमय दर जिसका निर्धारण या तो देश की सरकार करे या फिर हमारी जो मौद्रिक अथॉरिटी यानी कि जो केंद्रीय बैंक है ये निर्धारित करे, तो इसी को कह देते हैं, जिसे आसानी से जल्दी बदला भी नहीं जाता है। तो यही सारी चीज है, ठीक। तो आप समझ गए व्यापार शेष किसे कहते हैं, भुगतान शेष में घाटा किसे कहते हैं, और स्थिर विदेशी विनिमय दर किसे। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, और आई होप आपको ये एक एक मार्क्स से तीनों क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए अब इसी में देखिए आपका अथवा दिया हुआ है। अथवा में क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में उदाहरण सहित अंतर कीजिए, यानी कि आपको क्या समझाना है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, बहुत बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा, ठीक है। अथवा में हमारा ये क्वेश्चन चल रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रत्यक्ष कर पहले हम बताएंगे। तो प्रत्यक्ष कर बेसिकली इस कर के भुगतान का दायित्व और वास्तविक भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। प्रत्यक्ष कर क्या है कि ये पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर जो व्यक्ति है इस पर ही इसका भार पड़ता है। इस कर के भार को आगे नहीं टाल सकते, ऐसा नहीं कि आप इस कर को किसी और को दे दोगे, जैसे कि आयकर हो गया, संपत्ति कर हो गया। आपने देखा होगा कि कई बार जो है आप बहुत ज्यादा संपत्ति खरीद लेते हो तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। साथ ही यदि आपकी जो इनकम है वो सालाना यदि 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है, तो उस संबंध में भी आपसे कर लिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 5 लाख कमा रहे हो, ठीक है, आप 5 लाख कमा रहे हो, अब दूसरे बंदे से कह रहे हो कि जो महीने का 10,000 कमा रहा है उससे कह रहे हो कि तू मेरा टैक्स भर, ऐसा तो हो नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है कि ये टैक्स किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर ही रहता है और वही इसे भरता है, उसे टाल नहीं सकता। अगर टालेगा तो जैसे मान लेते हैं कि आयकर है तो सीधा इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी और वो सीधा जेल में चला जाएगा, ठीक है, तो इसे टाल भी नहीं सकता। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष कर, ठीक है, पहला कंप्लीट। अब सेकंड ठीक इसके उलट है। इसमें क्या होता है कि इस कर के भुगतान का दायित्व और वास्तविक भार जो है, यानी कि दायित्व जो है प्रत्यक्ष कर का और जो भार है वो किस पे पड़ता है, कई अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। इस कर के भार को आगे टाला जा सकता है, जैसे कि उत्पाद कर, बिक्री कर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप कोई व्यापारी है, ठीक है, आप सोने के व्यापारी हैं, ठीक है। अब सोने के व्यापारी हैं तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति होता नहीं है, तो इसमें कोई संघ है, मान लेते हैं 4 बंदों का ये पूरा का पूरा शॉप है, वो काम करते हैं, तो उनका सालाना या फिर कह लो सालाना तो नहीं, महीने का मान लेते हैं कि अराउंड उसका 10-15 लाख आता है, ठीक है, तो उसे देना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि 4 बंदे हैं तो वो आपस में डिवाइड कर लेंगे कि तू दे दियो इस महीने तू दे दियो, इस महीने तू, तो ये अलग अलग करके बांट भी सकते हैं, ठीक है। और इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, उत्पाद वगैरह होते हैं, क्योंकि सरकार को इस चीज से बहुत ज्यादा टैक्स मिलता है, इसीलिए इसको आगे भी टाला जा सकता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर आपको समझ में आ गया और अप्रत्यक्ष कर क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा पार्ट नंबर 1 भी खत्म और ये दूसरा भी खत्म, ठीक है। अभी आप समझ गए होंगे व्यापार शेष, भुगतान शेष में घाटा, स्थिर विदेशी विनिमय दर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष। अब इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में पूछा जाएगा। सबसे पहले डिफाइन ट्रेड बैलेंस, सेकंड डिफेक्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, थर्ड फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे देख सकते हैं। पहले आपको बताना है ट्रेड बैलेंस के बारे में, तो ट्रेड बैलेंस की आप पूरी नॉलेज देख सकते हैं। डिफेक्ट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, क्या डिफेक्ट होते हैं इसके बारे में आप ये देख सकते हैं। उसके बाद फिक्स्ड फॉरेन जो फॉरेन चेंज रेट है उस एक्सचेंज रेट पे बेसिकली, ठीक। अब इसके बाद था कि आपको डिफरेंट करना है डायरेक्ट टैक्स के बीच में और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में विद एग्जांपल। तो देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये कितने मार्क्स के आएंगे, आपके 3 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। जिसमें आपको इन दोनों में से चाहे 11 में मान लो चाहे 12 में मान लो,
किसी एक में आपको एक चॉइस मिलेगी, ठीक है, किसी एक में आपको एक चॉइस इसमें मिलेगी बच्चों। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ पे देखिए, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो आएगा 4 मार्क्स का। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन है कि औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस, इसकी आपको विशेषताएं लिखनी है 4 मार्क्स की। एपीएस की क्या क्या विशेषताएं, टू द पॉइंट आंसर की हम बात करेंगे सीधा सीधा, ठीक है। देखिए औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीएस की विशेषताएं क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहली विशेषता, एपीएस कभी भी इकाई या फिर इकाई से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि कभी भी बचत आय के बराबर तथा आय से अधिक नहीं। अर्थात जो एपीएस है जब ये निर्धारित होता है तो ये कभी भी इकाई इकाई या फिर उससे अधिक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, क्योंकि कभी भी जो बचत होती है वो आय के बराबर या फिर आय से अधिक नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी आय है 10 लाख, ठीक है, आपकी टोटल आय है एक महीने की 10 लाख। अब इसमें से आप बात करते हो एपीएस की, तो एपीएस आपका जो है इससे हमेशा कम ही रहेगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ना तो इसके बराबर में रहेगा। यही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो एपीएस क्या है कि हमेशा उससे कम ही रहेगा, उसके बराबर भी नहीं रहेगा, ना उससे ज्यादा रहेगा, कम रहेगा। तो पहला पॉइंट। सेकंड है कि एपीएस शून्य हो सकती है। फॉर एग्जांपल सी इक्वल टू बाई है तब एस इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये सम विच्छेद बिंदु बताया गया एक तरीके से, ठीक है। एपीएस ऋणात्मक यानी कि माइनस या फिर इकाई से कम भी हो सकता है। इकाई मतलब कि एक से कम भी हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, एक से कम भी हो सकता है। सम विच्छेद बिंदु जैसे कि नीचे स्तर पर एपीएस ऋणात्मक होती है, क्यों, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अबचत होती है, तथा इस तरीके से ये यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये कुछ एपीएस की विशेषता है। एपीएस जो है वो जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपकी आय 10 लाख थी तब आपका एपीएस थोड़ा कम था, अब जैसे जैसे आपकी आय 20 लाख 30 लाख होती जाएगी तो आपका जो एपीएस है ये भी बढ़ता चला जाएगा। दैट मीन्स एपीएस डिपेंड करता है उस बंदे की आय पर, ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताइए। तो सिंपल से आपके ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए एपीएस की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। वेल देखो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ कि जब मैं खुद 12th में था, ठीक है, अभी से तकरीबन 2018 या 19 की बात है, ठीक है, जब मैंने अपने बोर्ड दिए थे तब मेरे पास ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन 2019 से लेके 2022 तक मुझे पढ़ाते पढ़ाते अराउंड 3 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो इन 3 सालों में जो भी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई है उसके हिसाब से जितना मेरा बेटर हो सकता है वो मैं आपको बेटर यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके डाउट वगैरह रह जाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जहां तक होगी आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी हमारी टीम की। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। कहीं मैं वीडियो के लास्ट में कहीं भूल ना जब आपको ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, इसीलिए मैंने बीच में बोल दिया है, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि कई बार वीडियो एंड खत्म करने के चक्कर में, मतलब वीडियो को खत्म करने के चक्कर में वो मेन बात बोलना ही भूल जाए, ठीक है। इसीलिए आप सभी को आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए, एक सेकेंड, हाँ, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, ठीक है, अच्छे से एग्जाम करके आना। और चलिए ये 13 कंप्लीट, आगे देख लेते हैं। मैंने ये बीच में इसीलिए बोल दिया कहीं बाद में याद ना रहे, ठीक है। देखिए राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एवरेज एवरेज। यहाँ पे आप 1 2 3 4 इन पॉइंट को इजीली लिख देंगे एपीएस की विशेषताओं के बारे में। ओके बच्चों, वेल क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 14। अब 14 भी ये आपका 4 मार्क्स का है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है कि इसमें आपको क्या करना है, दो दो जो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसको तोड़ दिया गया है। कैसे, आपको समझाना है कि अर्थव्यवस्था में अभावी मांग दूर करने में निम्नलिखित की भूमिका समझिए। अर्थात अभावी मांग जो है उसको दूर करने के लिए आपको भूमिका समझानी है। एक तो खुली बाजार की कार्यवाही यानी कि खुली बाजार की क्रियाओं के बारे में, और एक आपको समझानी है बैंक दर के बारे में, ठीक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले खुली बाजार कार्यवाही यानी कि क्रियाएं। तो देखिए केंद्रीय बैंकों के द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय को खुले बाजार की क्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, जो भी सेंट्रल बैंक्स होती हैं, केंद्रीय बैंक होती है, ये खुले बाजार में जितनी भी सरकारी प्रतिभूतियां वगैरह होती है इनके क्रय विक्रय के खुले बाजार को हम क्रियाएं कहते हैं।
ठीक है, ये खुली बाजार की कार्रवाई हो गई या फिर क्रियाएं हो गई। अभावी मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों को खरीदता है, यानी कि जब भी मांग ज्यादा होती है तो इस संबंध में जो सेंट्रल बैंक होती है वो खरीद लेती है और परिणाम स्वरूप उतने मूल्य की नकद राशि से वाणिज्य बैंक को ऋण देने की क्षमता बढ़ जाती है। दैट मीन्स ने क्या किया, केंद्रीय बैंक ने कि प्रतिभूतियों को खरीदा और उसके बाद उसके उसके पास क्या हुआ कि जो नकद राशि है वो ज्यादा हो गई, तो अब ये केंद्रीय बैंक मांग को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंक को ऋण दे सकती है। अंततः समग्र मांग बढ़ जाती है और अभावी मांग ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से ये इसकी कार्यवाही के लीजिए या फिर इसकी क्रियाएं के लीजिए या फिर ये अभावी मांग को कैसे ठीक करता है, दोनों एक ही। ठीक है, अब इसी में दूसरा दिया हुआ था बैंक कर, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, और ये भी आपका 2 मार्क्स का है। तो अब आप समझिए बैंक दर क्या होती है। ठीक है, तो वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को दीर्घकालीन उधार देता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्टिकुलर ब्याज रेशो जिस पर जो सेंट्रल बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को काफी लंबे समय के लिए उधार देता है, उसको कहते हैं बैंक दर। अभावी मांग की स्थिति में सेंट्रल बैंक 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 दर घटा सकता है। दैट मीन्स मान लेते हैं नॉर्मली टाइम पे केंद्रीय बैंक जो है वो क्या करता है, वाणिज्य बैंक को 100 रुपए पे 1% ब्याज लेता है। ठीक है, यानी कि 1% वो ब्याज लेता है। लेकिन जब अभावी मांग ज्यादा बढ़ती है तो ऐसे में जो सेंट्रल बैंक है वो इसको 1% से 0.5% या फिर 0.2% अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकता है। इससे क्या होगा, तो इससे जो वाणिज्यिक बैंक होंगे ये ऋणों पर ब्याज दर घटाने को प्रोत्साहित होते हैं, अर्थात वो भी ऋणों पर ब्याज दर घटाते हैं। फलस्वरूप लोग अधिक ऋण लेते हैं जिससे समग्र मांग बढ़ जाती है और अभावी मांग जो है वो घट जाती है। सिंपल। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा आंसर था बैंक दर के बारे में। ठीक है, ओके, तो ये चीज थी आपकी। देन आपको ये समझ में आ ही गया कि यदि अभावी मांग है, ठीक है, उसको दूर करने में खुली बाजार कार्यवाही और बैंक दर की क्या क्या विशेषता। अब इसी में आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक अर्थव्यवस्था में अस्फीतकारी अंतराल दूर करने में निम्नलिखित की भूमिका। देखो एक तरफ तो क्या है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, एक तरफ आपसे पूछा गया अभावी मांग को दूर करने के लिए और एक है अर्थव्यवस्था में अस्फीतकारी अंतराल दूर करने के लिए। तो इसमें आपको एक बताना है सार्वजनिक व्यय के बारे में और एक वैध आर्थिक अनुपात यानी कि LLR, इसके बारे में आपको। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या क्या इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन है हमारा ये, और इस तरीके से हम इसका आंसर लिखना शुरू करेंगे। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम क्या बताएंगे, सार्वजनिक व्यय के बारे में। देखो अस्वीकारी अंतराल या फिर अभावी मांग की स्थिति में सरकार को सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करनी चाहिए। दैट मीन्स जब भी अभावी मांग होती है या फिर अस्वीकारी अंतराल होता है तो ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है उसे जो सार्वजनिक खर्च है उसमें थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भवन निर्माण करना चाहिए, पुल और सड़कों का निर्माण करना चाहिए जिससे समाज में लोगों को सहायता मिले। इससे क्या होगा, इससे जो मांग है, जो अस्फीति अंतराल है, इस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के स्तर में वृद्धि होगी और जब वृद्धि होगी तो सिंपल सी बात है लोगों की आय में वृद्धि होगी और जब लोगों की आय में वृद्धि होगी तो क्रय यानी कि वो वस्तुओं को खरीदेंगे, वस्तुओं को बेचेंगे, तो इससे क्या होगी, मांग और ज्यादा बढ़ेगी। तो देखो क्वेश्चन आपके दोनों ही सेम है, जो अभी हमने पहला वाला देखा था और ये वाला सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो अस्फीति अंतराल को दूर करने के लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को अपने पैसे को सार्वजनिक रूप में थोड़ा और खर्चा करना होगा, जैसे कि भवन निर्माण करो, पुलों का सड़कों का निर्माण करो, यानी कि लोगों को रोजगार दो। रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो कुछ खरीदेंगे, कुछ बेचेंगे, इससे क्या होगा, मांग और ज्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है, ये सार्वजनिक व्यय हो गया। दूसरा है वैध आरक्षित अनुपात यानी कि LLR। इसका अभिप्राय बेसिकली ये है, इसका अभिप्राय जमाओं के एक न्यूनतम प्रतिशत से जिसे व्यापारिक बैंक अनिवार्य रूप से नकदी के रूप में केंद्रीय बैंक के पास या फिर अपने रिजर्व रखते हैं। दैट मीन्स का मतलब क्या है, ये जो LLR है इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये बेसिकली जमाओं की एक न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाता है। कौन सा प्रतिशत, ये प्रतिशत वो होता है जो कि किसी व्यापारिक बैंक के अनिवार्य रूप से नकदी के रूप में केंद्रीय बैंक के पास या फिर अपने ही पास में जो भी इनके लिए नकदी वगैरह होता है वो अपने पास या फिर अपने केंद्रीय बैंक के पास में रिजर्व कर देते हैं, तो उसी को बोलते हैं आरक्षित, वैध आरक्षित अनुपात। अस्फीतकारी अंतराल की स्थिति में केंद्रीय बैंक
का LLR यानी कि उसका जो भी रिजर्व होता है वो कम होता है क्योंकि उसे पैसा खर्च करना पड़ जाता है। फलस्वरूप बैंक द्वारा ऋण देने के लिए कोष उपलब्धता बढ़ जाती है जिसकी वजह से समग्र मांग बढ़ती है और अभावी मांग कम हो जाती है और अस्फीति अंतराल के दौरान इसका ये योगदान होता है। ठीक है, सिंपल सा आपका ये आंसर हो गया। आप सभी इसको इजीली पढ़ सकते हो, ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही भी दिया है। ओके, वेल आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 14 आप चाहो तो पढ़ लीजिए, मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूविंग डिफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। तो पहले आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में बताना है और फिर बैंक रेट के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या रोल है किसका, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का किसमें, रिमूविंग डिफिशिएंट डिमांड में, और रिमूविंग डिफिशिएंट डिमांड में बैंक रेट जो है इसका क्या महत्व है इसके बाद। अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में आपको बताना है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉलोइंग इन द ब्राइजिंग द गैप इन इकोनॉमी। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी आंसर देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको समझाना है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में, लिक्विड रिजर्व रेशियो यानी कि LLR के बारे में, सिंपल सा। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब चलते अगले पर। 15 में पूछा गया है केंद्रीय बैंक के कार्य जिसका नाम है मुद्रा जारी करना, इसकी व्याख्या की। अर्थात जो भी सेंट्रल बैंक होती है इसका एक कार्य होता है मुद्रा जारी करना, आपको इस कथन की व्याख्या करनी। ठीक है, तो टू द पॉइंट आंसर की हम बात करेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर। देखिए, मुद्रा जारी करना केंद्रीय बैंक का सबसे प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। वर्तमान के समय में प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होती है, इसलिए हमारे देश में रिजर्व बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। हमारे देश में आप सभी को होता है रिजर्व यानी कि RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही नोटों को छापती है। अब ये पूरे भारत में कुछ 4-5 जगह फैली हुई है जहां पे ये नोटों को छापती हैं और इसके पास एकाधिकार है। इस कार्य का इतना अधिक महत्व हो गया है कि केंद्रीय बैंक को निर्गमन बैंक यानी कि बैंक ऑफ इश्यू भी कहा जाने लगा। ठीक है, दैट मीन्स देखो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि जो केंद्रीय बैंक है इसका सबसे मुख्य काम क्या होता है, मुद्रा जारी करना, या फिर मतलब एक सेकेंड, देखो केंद्रीय बैंक का एक प्राथमिक कह लो या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य कह लो, वो होता है मुद्रा जारी करना। और वर्तमान समय में हर एक देश में अपनी केंद्रीय बैंक होती है जो कि नोट वगैरह को छापती है, उसकी देखरेख करती है। तो इसी संबंध में भारत में है रिजर्व बैंक जिसे हम RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको एकाधिकार प्राप्त है नोटों के छापने का। ठीक है, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया RBI, इसीलिए इसे केंद्रीय बैंक को क्या हम कहते हैं, निर्गमन बैंक कहते हैं, यानी कि बैंक ऑफ इश्यू कहते हैं। ठीक है, नोट जारी करने की दृष्टि से केंद्रीय बैंक की 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखता है। जब भी केंद्रीय बैंक नोटों को जारी करता है तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखता है। एक होती है एक रूपता, नोट एक जैसे होने चाहिए। लोचशूलता, दैट मीन्स कि आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की मात्रा यानी कि मुद्रा कितनी छापी जाएगी, आवश्यकता क्या है उसको तय किया जाए, और उसकी सुरक्षा कैसे करनी है, और उसको बैंक जो भी छोटी छोटी बैंकें होती हैं उन तक कैसे पहुंचाना है, ये सभी की देखरेख करना किसका काम होता है, केंद्रीय बैंक। और सबसे आखिरी या चौथा, रिजर्व बैंक मुद्रा की वृद्धि को एक सीमा के भीतर बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार स्फीतकारी दबावों को नियंत्रण में रखता है। दैट मीन जो रिजर्व बैंक होती है वो ये देखती है कि मनी जो है, जो मुद्रा है, उसकी वृद्धि कहीं ज्यादा ना हो जाए, उसकी वृद्धि को एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर ही रखने का प्रयास करती है। तो ये केंद्रीय बैंक का कार्य होता है मुद्रा जारी करना। तो सिंपल सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेंट्रल बैंक किस तरीके से मुद्रा को जारी करती है, जिसमें RBI इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझ में आ गया एकदम इजी वे में। अब यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इश्यूएंस ऑफ करेंसी। तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, पहले इंग्लिश में दोबारा पढ़िए, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इश्यूएंस ऑफ करेंसी। तो कैसे करती है इस संबंध में आप ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी यानी कि पॉइंट्स हैं, इन सभी को आप इजीली यहां से रीड आउट कर सकते हो और आंसर लिख सकते हो। ठीक है, वेल आगे चलें। चलिए अब हमारे यहाँ पे देखो 4 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इन 3 में भी आपको एक क्वेश्चन में चॉइस मिल गई थी, है ना, एक चॉइस मिल गई थी। तो अब आइए समझते हैं अगले क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये आपके 6-6 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब चाहे आपको 16 में चॉइस मिले या फिर 17 में, किसी एक क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, दोनों में नहीं, किसी एक में मिलेगी। और क्वेश्चन आपसे जो है वो इस तरीके से पूछा भी जा सकता है
कि कोई चित्र वगैरह आपको दे दिया जाएगा उससे संबंधित, ठीक है। तो मैंने ज्यादा डिफिकल्ट आपका पेपर बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने आज छोटा सा मतलब सिंपल सा बनाने की कोशिश की जिसमें आसानी से और कुछ क्वेश्चन जो आते भी हैं उनको हम डिस्कस करें। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है मुद्रा या फिर कह लीजिए कि साख, इसके निर्माण से क्या अभिप्राय है? एक संरचनात्मक उदाहरण की सहायता से व्यापारिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपको मुद्रा निर्माण समझाना है या फिर साख निर्माण समझाना है, दोनों एक ही है। और साथ ही एक संरचनात्मक उदाहरण लेना है आपको, यानी कि संरचना के द्वारा उदाहरण लेना है जिसके माध्यम से आपको यह समझाना है कि जितनी भी व्यापारिक बैंकें होती हैं, ये जब मुद्रा निर्माण की व्यापारी बैंकों के द्वारा किया जाने वाला जो मुद्रा निर्माण है इसकी प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया आपकी 5 मार्क्स की है और 1 मार्क्स में इसकी आपकी डेफिनेशन। तो आइए समझेंगे, कैसे समझेंगे देखिए। समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। हाँ देखिए, तो देखिए मुद्रा यानी कि साख निर्माण। मुद्रा निर्माण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसके अंतर्गत व्यापारिक बैंक अपने निक्षेपों के आधार पर कई गुना ऋण प्रदान करने करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर, ठीक है। तो समझिए क्या है कि बेसिकली इसे हम ऐसी प्रक्रिया मान सकते हैं जिसमें व्यापारिक बैंक अपने निक्षेपों के आधार पर कई गुना ऋण प्रदान करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि आपको एक उदाहरण लेना है, तो उदाहरण करने के लिए बेसिकली देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी व्यापारिक बैंक के द्वारा किया जाने वाला मुद्रा निर्माण होता है वो बेसिकली दो बातों पर निर्भर करता है। कौन सी दो बातें निर्भर करती हैं भाई? जो भी कोई व्यापारिक बैंक है वो जब मुद्रा निर्माण करती है तो दो बातों पर निर्भर होता है। एक होता है प्राथमिक जमाएं और दूसरा होता है वैधानिक कोष अनुपात यानी कि LLR, ठीक है। तो अब समझेंगे एक उदाहरण के तौर पर। मान लेते हैं कि आपका जो साख गुणक है वो है 1/4, 1/LLR, और मुद्रा निर्माण का व्याख्या करेंगे किस तरीके से? इस तरीके से हम व्याख्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल हमने माना है कि माना अर्थव्यवस्था में एक जो प्रारंभिक जमा है वो कितनी है हमारी? 1000 रुपए है। दूसरा जो वैध आरक्षित अनुपात है वो कितना है हमारा? 20% है, यानी कि 0.2%। तीसरा कि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय राशि पुनः बैंकों में जमा कर दी गई, ठीक है। यानी कि पहले जमाएं हमारी 1000 रुपए थी, फिर अनुपात 20% है या फिर 0.2% कह सकते हो एक इस तरीके से, और फिर वो पैसा वापस से जमा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे समझ लिया। फिर यहाँ पे मान लीजिए कि प्राथमिक जमा जो 1000 रुपए है, बैंक इस जमा को 2000 रुपए रिजर्व के रूप में रख कर 8000 रुपए उधार दे देगा। यानी कि बैंक के पास अगर मान लेते हैं आपने 1000 रुपए दिए हैं उसे, ठीक है, जमा करने के लिए, तो वो उसमें से 200 रुपए अपने पास रख लेगा जमा में, और 800 रुपए जमा मतलब लोगों को उधार दे देगा। ये 800 रुपए अर्थव्यवस्था में होने के पश्चात पुनः बैंक में वापस जमा हो जाएंगे। व्यापारिक बैंक कुल 800 रुपए का 20%, अर्थात कितना होता है 800 रुपए का 20%? 160 रुपए ये रिजर्व रखेगा और 640 उधार दे देगा, और यह कार्य पुनः बैंक की सीमा में वृद्धि करेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी और कुल निर्माण कितना होगा यह मुद्रा गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। अब मुद्रा गुणांक कैसे निकालते हैं भाई? तो मुद्रा गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारी कुल मुद्रा निर्माण है और जो हमारी प्रारंभिक जमाएं इक्वल टू साख गुणांक, तो हमारी कुल मुद्रा निर्माण के लिए क्या करेंगे हम? जो प्रारंभिक जमाएं हैं उसको हमने क्या किया है? इंटू कर दिया है। देखो ये इस तरीके से है, 1000 इंटू 1/02, ठीक है, इज इक्वल टू 5000 रुपया। ये इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन आप ये प्रक्रिया दोबारा से पढ़ोगे तो आप इजीली समझ जाओ, ठीक है। ओके बच्चों, हाँ, मुद्रा निर्माण की व्याख्या कैसे करेंगे? तो मुद्रा निर्माण के लिए आप ये एक एग्जांपल ले लीजिए और फिर आप यहां से ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी में आपका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी साख के बारे में ही है कि साख नियंत्रण के किन्हीं 3 उपकरणों को स्पष्ट कीजिए। आपको साख नियंत्रण के कोई 3 जो भी उपकरण है उसको आपको समझाना है। तो आइए उपकरणों को समझेंगे। तो बेसिकली आपसे 3 पूछे गए, मैं आपको 4 समझाऊंगा। सबसे पहला है रेपो दर। अब ये रेपो दर क्या होती है? रेपो दर बेसिकली उसे कहते हैं वह ब्याज दर जिस पर केंद्रीय बैंक वैधानिक अथवा दैट मीन्स वह ब्याज दर जिसपे सेंट्रल बैंक जो है एक तो वैधानिक तरलता अनुपात की प्रतिभूतियों के अतिरिक्त शेष प्रतिभूति पर पुनः क्रय प्रस्ताव के बदले व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करता है, इससे रेपो दर कहते हैं।
देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको नॉर्मली समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि केंद्रीय बैंकों के द्वारा, ठीक है, व्यावसायिक बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण प्रदान करना, ठीक है, उसी को कह देते हैं हम रेपो दर। बाकी आपको बीच में जो भी और कुछ समझना है तो आप वो आप समझ सकते हैं, इजी वे में आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा ये है बैंक दर। बैंक दर क्या है कि जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को दीर्घकालीन, बैंक दर क्या होता है, ये वो दर कहलाती है जिस दर पर कोई केंद्रीय बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक को दीर्घकालीन, कोई 10 करोड़ 20 करोड़ का दीर्घकालीन ऋण देता है, उसे कहते हैं। और रेपो दर क्या होती है, बेसिकली ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जब आपात पड़ता है कुछ छोटा टाइम के लिए, आपातकाल के लिए, यानी कि व्यावसायिक बैंक है उससे जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तब वो ये बैंक से मांगते हैं, और जिस दर पर वो देता है उसे रेपो दर कहते हैं, ठीक। उसके बाद और भी आ जाते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है नकद आरक्षित अनुपात। इसमें आप जो LLR था ना, LLR, वो भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे CRR भी समझा देते हैं कि प्रत्येक वाणिज्य बैंक को अपने पास कुल जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास कानूनन जमा करना होता है, इससे नकद आरक्षित। समझ गया क्या होता है, बेसिकली जो भी वाणिज्यिक बैंक होती है, यदि इसको बहुत लंबा ऋण चाहिए, बहुत बड़ा ऋण चाहिए, तो इसके पास जो भी जमा वगैरह होता है, जो इसके पास वाणिज्यिक बैंक के पास जो रिजर्व होता है, वो क्या करता है, कुछ राशि को केंद्रीय बैंक को दे देता है, कानून जमा करवानी पड़ती है, इससे ही नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि वाणिज्यिक बैंक को जो भी नगद चाहिए उसके रूप में जो आरक्षित पैसा दिया है उसी को कहते हैं, ठीक है। चौथा है रिवर्स रेपो दर। अब ये रिवर्स रेपो दर क्या होती है भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि वह दर जिस पर व्यावसायिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना अतिरिक्त फंड जमा करके केंद्रीय बैंक से सरकारी प्रतिभूति और पुनर्विक्रय के प्रस्ताव के तहत प्रतिभूति क्रय करते हैं। नहीं समझे, दोबारा समझो। देखो, ये बेसिकली उस दर को हम कहते हैं जिस पर कोई भी व्यावसायिक बैंक किसी केंद्रीय बैंक के पास में अपना जो भी इनके पास फंड होता है, व्यावसायिक बैंक के पास जो भी फालतू का फंड होता है, उसे केंद्रीय बैंक से करते हैं, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। देखो, वह दर, एक सेकेंड, वह दर जिस पर कोई व्यावसायिक बैंक अपना जितना भी इसके पास अतिरिक्त फंड होता है वो केंद्रीय बैंक के पास रख देते हैं, सिंपल से तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। अब इसमें आप LLR के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगले से पूछा जाएगा इस तरीके से, व्हाट इज मीन बाय मनी या फिर क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर एग्जांपल। देख लीजिए मनी क्रिएशन होता क्या है, और उसके बाद ये दो बातों पे कैसे डिपेंड करता है वो वाली बात, और उसके बाद में बाकी की जो चीजें वो आप इजीली यहाँ से ले जाओगे, ठीक है। अब जो इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड में दिया हुआ है एक्सप्लेन एनी थ्री टूल्स ऑफ अ क्रेडिट कंट्रोल। तो क्या टूल्स है क्रेडिट कंट्रोल के, आपको तीन बताने, मैं आपको चार दिखा देता हूँ, ये रहे आपके चार पॉइंट, ठीक है। तो रेपो रेट, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेपो रेट, या और आप एक तरीके से LLR ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज है। इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा, ठीक है, 17 में पूछा गया है विदेशी मुद्रा की पूर्ति तथा विदेशी मुद्रा मांग के स्रोत। दो क्वेश्चन है, एक तो आपको समझाना है विदेशी मुद्रा की पूर्ति के बारे में, और एक समझाना है विदेशी मुद्रा की जो मांग होती है इनके स्रोत क्या है, दोनों के, पूर्ति और मांग, इनके स्रोत क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा के मांग के स्वरूपों के बारे में, ठीक है। पहले इसकी मांग कैसी होती है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ध्यान से समझिएगा आप इस चीज को, कि विदेशों में वस्तुओं व सेवाएं खरीदने के लिए, ठीक है, आखिर हमें विदेशी मुद्रा की मांग क्यों पड़ती है। फॉरेन जो पैसा होता है, फॉर एग्जांपल डॉलर मान लेते हैं, यानी कि डॉलर मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो जब हम विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं, विदेशी सेवाओं को अपने पास लाते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है। दूसरा, विदेश में वित्तीय परिसंपत्तियां जैसे कि बॉन्ड, शेयर खरीदने, अगर किसी इंडियन को, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई इंडियन है और इसको जाके अमेरिका में कोई ब्रांड या फिर कोई शेयर खरीदना है, कोई कंपनी के शेयर खरीदना है, तो वो वहां पे इंडियन करेंसी नहीं, उसे वहां का जो मनी है, फॉरेन मुद्रा जो है वो चाहिए होगी, डॉलर, और कोई भारत में रह के भी ये कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आ जाती है इसमें। साथ ही विदेशी मुद्राओं के मूल्यों पर सट्टेबाजी की जाए, दैट मीन्स कई बार होता है ना
कि आप मैच में भी देखा होगा इस तरीके से ये होता है उसमें। और बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिसमें ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से विदेशी मुद्रा में है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कंपनी के शेयर उठ रहे हैं, ठीक है, तो जब उसके शेयर उठ रहे हैं तो उस संबंध में ये क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं और उसमें लगाते हैं और अपना लाभ कमाते हैं। लेकिन ये जो विदेशी मुद्रा है, विदेशी मुद्राओं के मूल्य, दैट मीन्स अभी के टाइम पे मैं बात करूं आपसे कि 1 INR, ठीक है ना, एक INR इज इक्वल टू कितना चल रहा है डॉलर, कितना चल रहा है 80 प्लस है, यानी कि 80 प्लस है, कुछ 81 या फिर कुछ ऐसा चल रहा है। तो ये जो विदेशी मुद्रा है वो इसलिए भी मांगी जाती है कि हम ये भी ये इस पे भी सट्टा लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये जो भी चेंज हो रहा है ये मेरे हिसाब से अगले, यानी कि अगले 24 घंटे में इतना बदलेगा, अगले 24 घंटे में इतना बदलेगा। इस पे भी संबंधित इसके लिए भी हम क्या करते हैं, मुद्रा लेते हैं, ठीक है। फिर है कि विदेश में प्रत्यक्ष निवेश, यानी कि विदेशों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए, फॉर एग्जांपल विदेश में जाके कोई अपनी दुकान खोलता है, कोई मकान खरीदता है, कोई फैक्ट्री खरीदता है, कोई विदेश में जाके अपनी कंपनी खोलता है, तो उसके लिए भी उसे विदेशी मुद्रा चाहिए होती है, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, ये समझ गए। तो विदेशी मुद्रा की मांग बेसिकली विदेश में या फिर किसी कंट्री में रहते हुए विदेश की नीतियों को प्रभावित करने के लिए, वहां पे कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए, इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। अदर भी चीजें हैं, व्यापार वगैरह ये भी डाल सकते हो। अब आता है कि भाई ये जो मांग हुई है इन सभी की वजह से, अब इस विदेशी मुद्रा की मांग को कैसे पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहला ये है कि विदेशियों के द्वारा घरेलू बाजार में प्रत्यक्ष खरीद के द्वारा, दैट मीन्स जितने विदेशी वगैरह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी टूरिस्ट होते हैं, ठीक है, ये टूरिस्ट वर्तमान में क्या होते हैं, जो भी हमारे नेशनल मोन्यूमेंट्स हैं वहां पे आते हैं, तो उससे वस्तु वगैरह को खरीदते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि भारत को फॉरेन करेंसी मिलती है, तो इससे विदेशी मुद्रा की मांग जो है वो पूरी होती है। दूसरा है विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष निवेश, जैसे हमने किया है कि हमको जो विदेशी मुद्रा चाहिए वो किस लिए चाहिए, ताकि हम विदेश में अपना निवेश कर सकें। ठीक इसी तरीके से जो मुद्रा की पूर्ति है वो ऐसे की जाएगी कि जो विदेशी रहेंगे, विदेशी कंपनियां, विदेशी लोग, विदेशी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके कंपनियां खरीदेंगे, अपने कंपनियां स्थापित करेंगे, तब क्या होगा, इससे हम प्रत्यक्ष निवेश कहते हैं। शादी विदेशी पर्यटकों का हमारे देश में भ्रमण, ये तो मैंने बता ही दिया है। विदेशों में रहने वाले अनिवासी भारतीय द्वारा भेजा गया धन या फिर प्रेषणाएं एक पक्षीय हस्तांतरण, दैट मीन्स कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उन भारतीय लोगों के द्वारा जो भी पैसा भेजा जाता है भारत में, जो भी पैसा किस में भेजा जाएगा, डॉलर में भेजा जाता है, ठीक है, तो उससे पूरी की जा सकती है। सात पांचवा है वस्तु व सेवाओं का निर्यात, वस्तुओं के निर्यात की वजह निर्यात करेंगे जब वो अपना इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, तो उससे भी हमें इंटरनेशनल जो मुद्रा होती है वो प्राप्त होती है। तो ये इस तरीके से आप विदेशी मुद्रा की जो भी पूर्ति है उसके स्रोतों का ऐसे वर्णन करें, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे विदेशी मुद्रा की पूर्ति और विदेशी मुद्रा के स्रोतों के वर्णन के बारे में। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो आप देख लीजिए एक बात कि विदेशी मुद्रा की मांग के स्रोत क्या है और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के स्रोत क्या है। अब यही क्वेश्चन आपसे इंग्लिश में ऐसे पूछा जाएगा, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज डिमांड। तो सबसे पहले क्या क्या सोर्स हैं फॉरेन एक्सचेंज डिमांड के, इसके बारे में, ठीक है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों होती है, ये ऐसे कर सकते हो। और फिर हमें बेसिकली हम इसकी कैसे इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है, हम इसे कैसे पूरा करेंगे, ये चीज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आज का हमारा ये जो पेपर था, ठीक है, ये जो हमारा पेपर था आज का इकोनॉमिक का, ठीक है, इकोनॉमिक का, जिसमें से हमने अपना पार्ट नंबर जो 1 था, ठीक है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल कितने मार्क्स का था ये, 40 मार्क्स का, ठीक है बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो लास्ट का बचता है पार्ट नंबर बी, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे रह जाता है हमारा पार्ट नंबर बी, ठीक है, यानी कि हमारा जो सेक्शन नंबर बी रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। अब जो हमारा सेक्शन नंबर बी रहेगा, भारतीय आर्थिक विकास, क्या रहेगा, भारतीय आर्थिक विकास, सेक्शन नंबर बी। इसको हम बच्चों पार्ट नंबर 2 में समझेंगे, ठीक है, पार्ट नंबर 2 में समझेंगे, जो कि हो सकता है कि मैं आज ही अपलोड कर दूं, नहीं तो कल सेम टाइम पे, यानी कि शाम को 7 बजे के आसपास आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये इकोनॉमिक का आज का जो पेपर है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपने इकोनॉमिक के पेपर को अच्छे से समझ सकें। और हाँ,
जितना ज्यादा आप जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा पार्ट नंबर 2 के लिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अच्छे से अपना ख्याल रखें। सभी को आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।